किया। आदाब, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जी सलाम। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। जी हाँ, सीनियर आईपीएस ऑफिसर कैसर खालिद साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, सोशल मीडिया में बहुत कुछ देखा था। आज ये चांस मिला है कि हम आपस में बातचीत करें। आपको आज मैं यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर के रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक ऐसा इंसान जो बहुत कुछ दे सकता है, स्पेशली युवा पीढ़ी को, यूथ को। हमें ऐसा लगता है कि आज के तारीख में जो युवा है बहुत परेशान है, बहुत लोनली है, नशे में जा रहे हैं, वो डिप्रेस्ड रह रहे हैं। वो क्या कारण है? हाउ कैन वी रियली सॉल्व इट? शुक्रिया, मेहरबानी इरफान भाई। मैं तो अक्सर मौके पर ये कहा करता हूँ कि मेरी बदनामी बहुत दूर तक पहुँच चुकी है और आपके स्टूडियो तक भी आ चुकी है। सो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। बुनियादी तौर से क्या है कि वो चीज़ जो आपको कहीं पे फोकस रखती है, जो आपको किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करती रहती है, जो आपको सोने नहीं देती, आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को कैसे हासिल करूं, वो एक गोल होता है, वो एक ड्रीम होता है, वो एक एम्बिशन होता है। और दूसरी के मन के अंदर ये विश्वास होना कि मैं उस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो सलाहियत है, मैं कोशिश करूँगा तो वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ये कन्विक्शन, ये दो चीज़ें जब मिल जाती हैं तो इंसान को वो एक कामयाबी की तरफ, अच्छाई की तरफ, ज़िंदगी में कुछ करने की तरफ लेके जाती हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो, या तो आपके पास एम्बिशन ही नहीं है, या उस एम्बिशन को हासिल करने के लिए आप समझते हैं कि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, तो इसका नतीजा फ्रस्ट्रेशन होगा। इस जनरेशन में ख़ास तौर से हमारी जो क्रॉस कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए कि हमारे दौर में जब हम लोग स्कूल में थे, पीयर प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमको डांट सुनना क्या, डांटना क्या, फ़र्क नहीं पड़ता था। हम लड़ाई भी करते थे, भूल जाते थे, बदन झाड़ के खड़े हो जाते थे। इसीलिए आप देखते कुश्ती का खेल होता था और बहुत कुछ, एक के पीछे दूसरे दौड़ रहे हैं। हम सेंसिटिव कम थे उस एतबार से। पीयर ग्रुप के लिए वालिदैन कुछ कहते थे उसका असर ज़्यादा होता था। अब ज़रा हालात बदल गए हैं, वालिदैन जो कुछ कहते हैं उसका असर कम होता है और जो आपका पीयर ग्रुप है उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। सो मेरा अगर पीयर ग्रुप जो है छुट्टी के लिए सिंगापुर जा रहा है तो मैंने भी जाना है। मेरा स्कूल ट्रिप कहीं और जा रहा है तो मैंने भी जाना है। मेरा पीयर ग्रुप अगर एक्स टाइप का म्यूज़िक पसंद करता है, वो कोरियन म्यूज़िक को पसंद करता है, वो जापानीज़ फूड पसंद करता है, तो मैंने भी वही करना है। मेरा पीयर ग्रुप और किसी किस्म की आप इस समझिए बुराई में भी मुलविस है तो मैंने भी वो करना है, क्योंकि मुझे कन्फर्म करना है, मुझे उस जैसा बनना है। आई डू नॉट वांट टू बी लेफ्ट आउट। मैं लेफ्ट आउट जैसे होऊंगा। क्या लगता है ये जो निगेटिविटी आई है सारी चीज़ों में, ये एक डिस्टॉर्शन है सोसाइटी में? जिस रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं, जो हम डिजिटल इंडिया की या डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं या मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं, ये क्या प्रोग्रेस के साथ ये जुड़ा हुआ है? मॉडर्न जितना हो रहे हैं उतना ज़्यादा ये प्रोग्रेस एट व्हाट कॉस्ट? क्या कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के कॉस्ट पे प्रोग्रेस है? क्या माँ बाप का अटेंशन, प्यार और वक्त जो है पैसे से रिप्लेस हो सकता है? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके बच्चों के साथ डायरेक्टोरियल है कि मैं बोलूं और वो सुने और वो इताअत करे? ये नहीं, ये बदल गया। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हॉरिजॉन्टल होते जा रहे हैं वैसे फैमिली हॉरिजॉन्टल होती जा रही है। आज का बच्चा फ्रस्ट्रेट क्यों होता है? क्योंकि हम कहते हैं कि ये करो और हम ये समझते हैं उसने करना चाहिए। हम उसको कन्विंस नहीं कर पाते कि उसने ऐसा क्यों करना चाहिए। मैं उसको कभी कोई लॉजिक नहीं देता हूँ, उसको रैशनली, रीजनेबली बात बताता नहीं हूँ, तो वो क्यों सुनेगा मेरी बात? वो जब समाज में जाता है, वो स्कूल में जाता है, जब वो डिबेट करता है, वो किसी गुफ्तगू करता है, तो वहाँ पे वो रीज़न्स देता है कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ या कह रही हूँ। हम घर में कभी रीज़न देते क्या? नहीं देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जैसे हमारी जनरेशन थी या हमारे से पिछली जनरेशन थी कि माँ बाप की बात आखिरी लकीर होती थी पत्थर की, उसके आगे आप नहीं जा सकते। अब वो दौर बदल गया। अब मुझे बच्चे को बताना पड़ेगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात मैं क्यों कह रहा हूँ। नहीं, ये जो गैप बना है, जनरेशन गैप पहले भी था, आज जो गैप बना है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चा के हाथ में स्मार्टफोन है वो गूगल के माध्यम से बहुत सारा गार्बेज कंज्यूम कर रहा है, तो क्या वो एक बड़ा फैक्टर है? नहीं, पहले लोग
कितनी देर काम करते थे और कितने लोग काम करते थे। अमूमन हमारा जो सोसाइटी की स्ट्रक्चर था उसमें यह था कि एक मेंबर जो है वो घर में पूरी तरह से अपने आप को डिवोट करता था। अगर बाप काम कर रहा हो तो कई बार माएँ काम नहीं करती थी, माएँ काम करें तो बाप कुछ ऐसा काम करते थे जिससे कि वो घर पे अटेंशन दे सकें, बच्चों को अटेंशन दे सकें। अब क्या होता है कि दोनों की जॉब बहुत ज़्यादा हाई पेस्ड और हाई स्ट्रेस हो गई है, दोनों थक के लौटते हैं। बच्चा दिन भर किसी और के सहारे होता है, या तो वो टीवी के सहारे होगा, या किसी मेट के सहारे होगा, या वो अपने गैजेट के सहारे होगा। ऐसी सूरत में हम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। एक दूसरा क्या है कि हम बच्चों को ये समझाने से कासिर हैं कि इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट विजडम। इन्फॉर्मेशन विजडम की शुरुआत है, लेकिन विजडम हमेशा एक्सपीरियंस से आता है, और ये एक्सपीरियंस मुझे नरेट करके बच्चे को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर मेरे बच्चे खुदा के वजूद में यकीन नहीं रखते हैं तो मैं उसको डंडा नहीं मार सकता, मुझे उसको ये बताना पड़ेगा खुदा क्यों है। मुझे कोई आइडियोलॉजी, अब कल मेरे बच्चे से मेरी बात हो रही थी, उनका ऐसा कहना है कि मैं समझती हूँ कि हर इंसान बुनियादी तौर से बहुत अच्छा होता है, मैं उसकी गुडनेस में यकीन रखती हूँ। मैंने उसको कहा कि ये बात सही है कि इंसान बुनियादी तौर से अच्छा है, लेकिन जितने भी धोखे हुए वो इंसान ने इंसान को दिए। ग़ुलामी इंसानों ने ईजाद की है, दिल तोड़ना इंसानों की फितरत है, तो हमको प्रैक्टिकल रियलिटी के ज़मीन पे भी रहना चाहिए। शी डिड नॉट एग्री विथ मी, ठीक है, उसका एक ड्रीम है, वो अच्छा समझती दुनिया को, मैं खुश हूँ उसके लिए, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर मैंने अपनी बात रीज़न के साथ नहीं रखी तो उसको झटका लगेगा, उसके साथ धोखा होगा, उसका कोई दिल तोड़ेगा, उसको परेशानी होगी, तो मैं उसके लिए उसको तैयार कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इम्पोज करूँगा नहीं तुम्हारी बात गलत है और मेरी बात सही है, वो रिवोल्ट करेगी। और आजकल करीब करीब हर घर में एक रिवोल्ट बरपा है। वही लोग जो ये समझते हैं कि उनके बच्चे बहुत ताबे हैं, उनका अगर आप कभी सोशल मीडिया अकाउंट निकाल के देखिए, इंस्टाग्राम की फ़ोटो देख लीजिए, जो बच्चे घर में पूरे कपड़े पहने रहते हैं उनके इंस्टाग्राम की फ़ोटो देख लीजिए। तो ये डायकोटोमी है, ये हिपोक्रेसी है, जिसको हम समझते हैं कि ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये होता है। आप हमने अब बात की ना, फ्रस्ट्रेट क्यों है? फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि बच्चों को दो ज़िंदगियाँ जीनी पड़ रही हैं। एक ज़िंदगी वो जो माँ बाप पसंद करते हैं, और एक ज़िंदगी वो जो वो खुद चाहते हैं। ये डायकोटोमी बहुत दूर तक आदमी लेके नहीं जा सकता। नहीं, बट एज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एज अ पेरेंट, हम भी उसी रोल में हम अपने बच्चों को देखते हैं। ये है तो जाहिर सी बात है कि इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हाउ डू वी कन्विंस आवर किड्स कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग? क्या 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 उसका कोई उपाय, कोई टिप्स आप? बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो क्या, बराबरी के उसूल पे आ जाइए। मैं और मेरा बच्चा जब किसी बात पे बहस कर रहे हैं तो हम दोनों बराबर हैं। मैं बाप और वो बच्चा नहीं है, हम दो इक्वल, जैसे हम आप बैठे हुए हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम बराबरी की सतह पे हैं। दूसरा, मैं अपनी बात रखूँगा, अपने लॉजिक, अपने आर्गूमेंट, अपने रीजनिंग के साथ। मैं उसको पूरा मौका दूंगा कि वो अपनी बात भी मेरे सामने रखे। मैं अगर उसकी किसी बात से एग्री नहीं करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि आई एग्री टू डिसएग्री। उसको वक्त लगेगा, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, उसको दुनिया देखनी है, तब जाके हो सकता है 10 साल बाद वो इस बात को समझे कि फादर या पापा या मम्मा जो बात कह रही हैं वो बात सही थी। लेकिन जैसे ही मैं उसको इम्पोज करने के लिए करूँगा तो वो बोले ये स्लेवरी है, ये तो गुलामी है। वाई शुड आई? क्या मेरा फ्रीडम नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है? तो क्या होता है कि हमको उसके थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। बच्चा बहुत सारे ऐसे सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन लाता है जो हमारे सोर्सेस नहीं है। मैंने उतना नहीं पढ़ा हुआ किताब, उतनी किताबें नहीं पढ़ी जितने मेरे बच्ची ने पढ़ी हुई हैं। वो कहीं से कोई आर्गूमेंट लेकर आती है, कोई लॉजिक लाती है, कहीं किसी हिस्ट्री से कोई इंसिडेंट कोट करती है, तो मुझे उसमें सही बात क्या मालूम है, मैंने अपनी बात रखनी है। और अगर वो डिसएग्री करती है तो मैं उसको ये बताता हूँ, बेटा ये किताब में तुम देख लो, एंड देन लेट अस रिज्यूम दिस डिस्कशन। तो बच्चे को बराबर समझना इन द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, इन द लेवल एज अ पर्सन। माँ बाप, बेटे बेटी, ये मरातिब के फ़र्क हैं, ये इंटेलेक्ट का फ़र्क नहीं है, ये इंसान के हैसियत से रिस्पेक्ट का फ़र्क नहीं है। हमको रिस्पेक्ट तौर पे, आप देखिए घर में कलह क्यों होता है? क्योंकि बहुत लोगों को, शोहर लोगों का ये मिजाज है कि बीवी उनके नीचे है। नहीं, बीवी बराबर है। रिश्ते में किसी की कोई रोल होता है, किसी का कोई रोल होता है, ये रोल रिश्ते के हिसाब से है, लेकिन इंसान के एतबार से हम सब बराबर हैं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मैं, सब बराबर। कैसर साहब, आपने वाइफ और हस्बैंड की बात की कि बराबर हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिपल तलाक वाला जो मसला था हमारी कम्युनिटी में था, अभी जा कर के थोड़ा सा सबड्यू हुआ है, उसको एक क्राइम
का रूप दिया गया है कि वो क्राइम है ऐसा करना। मेरा ये मानना है कि पनिशेबल है अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा ये मानना कि हमारे कम्युनिटी में हाउ डू यू सी कि ऐसा क्यों आया, जबकि ये हमारे ही इस्लाम में ये बताया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो कोई भी बच्ची है तो माँ का ही तो रूप है, तो क्यों इतना ज़्यादा हमारे कम्युनिटी में ये दिखा गया कि महिलाएं जलील हुई हैं? मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि इस्लाम की जो कि आप बात करें, इस्लाम में हर शख्स बराबर है, मर्द हो औरत हो, बड़ा हो छोटा हो, बच्चा हो बच्ची हो, इंसान के एतबार से उनमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क मर्तबे का होता है। मैं और मेरा बेटा इंसान के एतबार से बराबर है, लेकिन मर्तबे में बाप हूँ तो मेरा दर्जा एक ऊपर है। मेरी माँ और मैं इंसान के हिस्से से बराबर है, लेकिन चूंकि वो मेरी माँ है तो 3 दर्जे मेरे से ऊपर है वो। इसलिए 3 बार हमारे नबी ने कहा था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, 3 बार वहाँ फिर बाप। तो पहली बात तो है कि हम ये फ़र्क नहीं समझे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्लाम की जो बुनियादी सोर्स है वो क्या है। इस्लाम का बुनियादी सोर्स है कुरान और नबी की वो सुन्नत जिसको कि उन्होंने सुन्नत के तौर पे और दीन के इंटीग्रल पार्ट के तौर पे जारी किया, यही इस्लाम है। इसके आगे जो प्रॉफिट के ज़िंदगी के वाक़यात हैं वो बहुत सारे लोगों ने लिखते 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 या ओरल ट्रेडिशन से करते करते 200 साल के अंदर कलेक्ट किए हैं, जिसको हम अहादीस कहते हैं। वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो कि पूरा का पूरा भी नहीं पहुंचा हमारे पास। कई बार उसमें सेहत में इशू है, उसकी हेल्थ की या उसकी क्रेडिबिलिटी के इश्यूज़ हैं, कई बार क्या सुना और क्या आगे रिपोर्ट किया उसके इश्यूज़ हैं। तो दे मस्ट बी सीन इन दैट फ्रेमवर्क कि कुरान क्या कहता है और नबी की वो सुन्नत। सुन्नत का मतलब होता है नबियों का तरीक़ा, कि उन्होंने जिस चीज़ को बताया कि ये मेरी सुन्नत है, इसको फॉलो करो। अब प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ तक मैंने कुरान को पढ़ा है, कुरान में कोई ट्रिपल ट्रैक का कंसेप्ट ही नहीं है, यकसर खाली है। और मैं ये बात इंतहाई जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। कुरान में एक रिश्ते में उम्र के अंदर 3 बार तलाक की प्रोविज़न है। मतलब एक आदमी से मेरी शादी हो गई, उस रिश्ते में मैं 3 बार तलाक दे सकता हूँ। एक बार तलाक दूँ, रुजू कर सकता हूँ, कुछ अर्सा गुजर जाए, वक्त गुजर जाए, फिर कोई नाइत्तफ़ाक़ी हो जाए और फिर तलाक हो जाए, फिर भी रुजू करने का मुझे इख्तियार है। और तीसरी बार अगर तलाक हो गई तो फिर मैं रुजू भी नहीं कर सकता। ये एक रिश्ते में 3 बार तलाक है इन लाइफ टाइम, ना कि एक सिटिंग में 3 बार तलाक है। एक दूसरी बात है कि इस्लाम बुनियादी तौर से समझ कर शऊर के साथ किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का नाम है, जिसको हम इस्लाम समझते हैं, जो कुरान के रूह से इस्लाम है। गुस्से में, जोश में, जज्बे में, जब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जब जज्बात ने गलबा पा लिया है, सूए बे जहाला जिसको कुरान में कहा गया है कि जज्बात से मगलूब होकर हम गलतियाँ करते हैं, उसमें जब हम के यकसर आ रही हैं सोच समझ से कोई बात हम कहते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप इंडियन पिनल कोड में भी देखिएगा कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होती हैं। मर्डर है इन हालात में, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इस हालात में। जैसे कोई आदमी जा रहा है और आपकी गाड़ी से टकरा गया, मर गया, वो मर्डर है, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। क्या है, इंसान मर गया लेकिन मर्डर आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो गलती होती है। तो जोश जज्बात में जो चीज़ें हो जाती हैं वो हमारे दीन में क्रेडिबल नहीं है। हम गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हम जब तलाक़ की बात करते हैं, तलाक़ एक रिश्ते में 3 बार है, सोच समझ कर, गौर व फिक्र करके। दूसरी बात क्या है कि हमारी जो फ़िक़ा डेवलप हुई है वो इंसानों ने की है, वो किसी नबी ने फ़िक़ा को डेवलप नहीं किया। जो भी स्कूल्स हैं, 4 स्कूल 5 स्कूल जो भी आप मान के चलिए, जो स्कूल्स हैं वो एक इंसान की समझ है दीन के बारे में, और वो हमेशा इवॉल्व होती है। इंडियन पिनल कोड 1861 में जैसा था आज वैसा नहीं है, उसमें अमेंडमेंट आए, लोगों ने वक्त के हिसाब से उसको बदला है। फ़िक़ा भी बदलनी चाहिए एज़ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग, एज़ पर इवॉल्विंग सिचुएशन, हालात समाज में कैसे हैं। आज हम ट्राइबल कम्युनिटी में नहीं रह रहे हैं, आज हम एक डेजर्ट में नहीं रह रहे हैं, हम मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं, यहाँ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो कुरान के फ्रेमवर्क में हमको अपनी फ़िक़ा को इवॉल्व करना चाहिए, और दुनिया की हर प्रोग्रेसिव कौम यही करती है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी फ़िक़े को फ्रीज कर दिया है, उसको लॉक कर दिया है कि अगर इमाम अबू हनीफ़ा ने कोई बात कह दी तो पत्थर की लकीर हो गई, इमाम शाफ़ई ने कोई बात कह दी तो पत्थर की लकीर हो गई। भाई इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई बड़े लोग हैं, कोई शक नहीं इसमें, इंसान थे, वो कोई नबी नहीं थे, उनको कोई इल्हाम नहीं होता था। अगर मैं आज कुरान को पढ़ता हूँ एंड आई डू नॉट एग्री विद दैट, तो मुझे उसको रिवाइज़ करने का पूरा राइट है। यही है ट्रिपल तलाक।
हनफी मसलक में ट्रिपल तलाक आया, मैं उसको गलत समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो काम किया है बिल्कुल सही किया है। हत्ता कि ये कि हमारे यहाँ एक लॉ है 125 CRPC, जिसमें कि आप अगर किसी को शादी में खटपट हो जाए, तलाक हो जाए, तो कंपनसेशन का राइट है। कुरान हमारा कहता है कि अगर तलाक हो जाए तो आप अपनी बेगम को, मनकूहा को और एक्स मनकूहा को मारूफ के हिसाब से विदा कीजिए। मारूफ क्या है? समाज में शुरफा का एक्सेप्टेड तरीक़ा। समाज का शरीफ आदमी, इज़्ज़तदार आदमी किसी आदमी को कैसे विदा करता है, उस ढंग से आप विदा करो। तो क्या आपने लात मार के निकालते हुए देखा क्या किसी शरीफ को? जिस बीवी से तलाक हो जाए, वो उसकी रफ़ीक हयात रही है, उसके साथ उसने वक्त गुजारा है, उसके मोस्ट इंटीमेट मोमेंट की वो विटनेस है, एक दूसरे के लिबास थे वो। अब हम उसको निकाल देंगे? नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं है भाई। हत्ता कि ये कि कुरान ने इस बात को भी मना कर रखा है कि अगर आपने अच्छे वक्तों में उसके नाम कोई प्रॉपर्टी की है तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। हम कुरान पढ़ें, कुरान को समझें और कुरान के एतबार से अपनी ज़िंदगी को हम लाइन पे लाएं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम दीन को हदीस से समझते हैं, वाक़े से समझते हैं। दीन हदीस से वाक़े से नहीं समझा जाएगा, दीन कुरान से समझा जाएगा। दीन नबी की उस सुन्नत से जिसको नबी ने सुन्नत के तौर पे जारी किया, उससे समझा जाएगा। कद्दू खाना सुन्नत नहीं है, नहीं है सुन्नत, मैंने पढ़ा है इसको। ऊँट पे सवारी करना सुन्नत नहीं है, गधे पे सवारी करना सुन्नत नहीं है, तलवार लेकर लड़ाई करना सुन्नत नहीं है। ये उस वक्त की डिमांड थी, उस सोसाइटी की डिमांड थी, उस सोसाइटी का रस्म था। हमारे नबी भी करते थे, लेकिन उन्होंने दीन की हैसियत से इसको जारी नहीं किया। अगर ये दीन होता ना तो जितने आलिम हैं वो सब के सब मोटर से परहेज़ करते और ऊँट पे जाते, घोड़े पे जाते, गधे पे जाते। क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, हवाई जहाज़ पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दीन ये नहीं है। तो हमको दीन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दीन आसान है, क्योंकि जिस चीज़ को आप कहते हैं कि नेचुरल रिलीजन है, तो नेचुरल रिलीजन नेचर के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता है। क्या मुझे ये बात गवारा होगा कोई मेरी बहन को निकाल दे ऐसे घर से? मैं गवारा करूँगा? तो मैं जब अपनी बहन के लिए गवारा नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्यों करूँगा उसको? सो ये इंसानियत का तकाजा है। ब्रिलियंट। आपने जिस खूबसूरती के साथ द ब्यूटी ऑफ द होली कुरान आपने बताया कि लेट अस फॉलो इट, लेट अस अंडरस्टैंड इट। और लेकिन ये देखा गया पूरे दुनिया में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जब होता है तो मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं या यंग जर्नलिस्ट हैं वो पूछते हैं कि सर एक बात बताइए कि ज़्यादातर जो इस तरह के एक्ट होते हैं या कोई ह्यूमन बॉम्ब होता है वो ज़्यादातर परसेंटेज में मुसलमान क्यों होते हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। नहीं, मैं हिस्टोरिकली इसको करेक्ट करना चाहूँगा। मैक्सिमम जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है दैट हैज़ बीन डन बाय LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ द तमिल इलम, दे वर नॉट मुस्लिम्स। तो ये बात सही नहीं है कि सबसे ज़्यादा टेरर एक्ट LTTE ने किया, सो कॉल्ड टेरर जिसको हम कहते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग सबसे ज़्यादा उन्होंने की है। हाँ, मुसलमानों में ट्रेंड क्यों है? क्योंकि कुरान को समझने में जो बुनियादी गलती है हमारी, हम समझते हैं कि कुरान जो है वर्सेस का मजमुआ है, जो वर्स जहाँ से चाहे हम उठा लें। ऐसा नहीं। सीरिया में जो हो रहा है, मैं आ रहा हूँ उस पर ना। कुरान क्या है कि कुरान एक नरेशन है, खिताब है। एक जैसे ऑरेटर किसी को खिताब करता है तो वो पहले मजमून को बिल्डअप करता है, वो लोगों की नब्ज़ को पकड़ता है, मजमून बिल्डअप करता है और फिर अपना मैसेज देता है। अगर हम और मैसेज जो मानेंगे उनको क्या फ़ायदा है वो बताता है, और जो नहीं मानेंगे उनको क्या नुकसान है उसको बताता है। और जब ये कन्फ्लिक्ट होगा तो जो मान रहे हैं उन्होंने क्या करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ना तो हम उस ऑडियंस को समझते हैं, ना हम उस नरेशन को समझते हैं, ना हम उस इवोल्यूशन को समझते हैं, ना प्रॉफिट की लाइफ का वो कौन सा स्टेज था उसको समझते हैं। हम सिर्फ एक आयत उठा लेते हैं और कहते हैं कि इसमें तो मारधाड़ का हुक्म है। उसके पहले जो 50 आयत गुजरी है पहले उसको तो पढ़ो। और क्या है कि हमको इस बात को समझना चाहिए कि अल्लाह ने 2 कैटेगरीज़ के मैसेंजर्स भेजे जो दीन में मैंने समझा है। एक कैटेगरी है जिसको हम नबी कहते हैं, एक कैटेगरी है जिसको हम रसूल कहते हैं। मोरल सिमिलर हैं। रसूल के साथ एक स्पेसिफिक चीज़ होती है कि रसूल जिस कौम के लिए रसूल बनकर आता है तो उसके जज़ा या सज़ा का फ़ैसला इसी दुनिया में हो जाता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बाकियों के लिए क़यामत में होगा। जो रसूल होता है उसके लिए, जिस कौम के लिए वो रसूल है, लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसके जज़ा या सज़ा का फ़ैसला इसी दुनिया में हो जाता है। तो नूह को देखिए, हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत शुएब, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, इवन हमारे प्रॉफिट, ये रसूल थे। अपने प्रॉफिट रसूल थे किसके लिए? अरब के लोगों के लिए। तो कुरान में जो नरेशन है, एक नरेशन है जो कि पूरी दुनिया के लिए है। तो कुरान की इवोल्यूशन आप देखिए,
इसमें मोरलेस 7 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर बात करता है अहले किताब से। आप बकरा पढ़िए, मोस्टली यहूद से गुफ्तगू है। आप आले इमरान पढ़िए, मोस्टली ईसाई जिसको हम कहते हैं उनसे गुफ्तगू है। आप निसा पढ़िए, निसा में उस ज़माने की जो मुस्लिम कम्युनिटी बन रही थी उसने अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपनी प्यूरिफिकेशन कैसी करनी है, अपने मॉरल को कैसे अच्छा करना है, उस हवाले से गुफ्तगू है। मायदा आइए, मायदा में उस आखिरी अहद व मिसाक का जिक्र है जो कि इस कम्युनिटी से अल्लाह ने लिया, जैसे इसके पहले बनी इसराइल से लिया था। और फिर जब स्टेट बन जाए तो स्टेट में लॉस कैसे होंगे, उस हवाले से जिक्र है। उसके आगे इनाम है। सूरह अनाम जो है, सूरह अनाम बुनियादी तौर से दावत की सूरत है जो कि मक्का में नाजिल हुई कि खुदा है, उसका वजूद है, वो तुम्हारा क्रिएटर है, उसको तुम कैसे समझोगे। उसके बाद आइए आराफ है। आराफ में उसी आर्गूमेंट को हिस्ट्री से प्रूव किया गया है। इस प्रॉफिट की हिस्ट्री को देखो, उस प्रॉफिट को देखो, और फिर लास्ट में सरमन्स है रिलेटेड टू मुसलमानों। उसके बाद अनफाल है। अनफाल अब एक्टिव स्टेज में मदीना में आ गया। अब अनफाल में ये है कि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज करके कैसे बनाओगे स्टेट, और उस स्टेट में स्ट्रगल करने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, और जो मानेंगे उनके लिए क्या है और जो नहीं मानेंगे उनके लिए क्या है। अब उस चीज़ की तैयारी करनी है, क्योंकि आगे तौबा में उस तैयारी का अंजाम आ गया है कि फाइनली बैटल होगी, फाइनली ये पनिशमेंट होगा, फाइनली ये रिवार्ड होगा। तो जब आप पूरे सूरत को पढ़िएगा यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट चैप्टर में, तो आपको एक नरेशन पता चल रहा है कि एक बात चल रही है, एक प्रॉफिट की पूरी लाइफ हिस्ट्री जो है वो नैरेट हो रही है, उसके मिशन, उसके स्टेजेस, उसका इवोल्यूशन, उसके सामने जो ऑडियंस है, और उस ऑडियंस के लिए फाइनली यहाँ जो अदालत लगने वाली है उसका अदालत का फैसला। ये एक चैप्टर है। अब हम अगर इस ढंग से करेंगे तो हम तौबा की एक आयत को उठा के ही नहीं कहेंगे कि इसको मार दो, उसको मार दो। नहीं तो यू मीन टू से कि जिन लोगों ने बच्चों को, यंग बॉयज़ को ब्रेन वॉश किया, उन्होंने पूरे मैसेज को डिस्टॉर्ट किया। आप ओसामा बिन लादेन की जो मशहूर तकरीर है उसको निकाल के देख लीजिए, उसने सूरह तौबा को कोट किया है। सूरह तौबा अजाब की सूरत है, लेकिन किसके लिए? जो प्रॉफिट का एड्रेस ही था उस वक्त, जिसके लिए वो अदालत बन के आए थे, जिसके लिए जजा और सज़ा का फैसला इसी दुनिया में होना था। ये उसके लिए, उस अरब के जो प्रॉफिट के टाइम में थे, वो उसके बाद के लिए नहीं है। तो अगर हम आज सूरह तौबा की एक आयत उठाएं और कहें कि यहाँ जिहाद करो, वहाँ जिहाद करो, भाई जिहाद हैज़ टू बी अंडर द लीडरशिप ऑफ द स्टेट। और आज के दिन जितना मैंने पढ़ा है कुरान को, मैंने समझा है, जिहाद सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है, विच इज़ अंडर फॉर प्रोसिक्यूशन। जब आपको रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, आपको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तभी आप जिहाद कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी तमाम सूरतें अब ख़त्म हो चुकी हैं जिहाद की। तो क्या कोई स्टेट जिहाद कर रहा है? नहीं कर रहा है। इंडिविजुअल को तो राइट ही नहीं जिहाद करने का। और जब इंडिविजुअल को ये कहा जाता है कि भाई नमाज कायम करो, इसका मतलब नहीं कि मैंने आप पे नमाज कायम करनी है, नमाज मैंने अपनी ज़िंदगी में कायम करना है। आई हैव टू बी अ गुड पर्सन, आई हैव टू बी अ गुड सिटीज़न। अब देखिए मायदा शुरू होती अहद व मिसाक से, जिसमें मुसलमानों को एड्रेस करके ये कहा गया कि तुम जो अहद बांधते हो तुम उसकी पासदारी करो। यह है बुनियाद, शुरुआत। हम जब किसी मुल्क की शहरियत इख्तियार करते हैं तो हम एक अहद बांधते हैं, उसके आइन से, उसके लॉज से, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। तो क्या हम उस अहद की पासदारी कर रहे हैं? मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से एक अहद में बंधा हुआ हूँ, मैं हिंदुस्तान के तमाम लॉज वो ड्यूली इनेक्टेड जो हैं उससे एक अहद में बंधा हुआ हूँ। क्या मैं उसकी पासदारी कर रहा हूँ? आई कैनॉट बी अ गुड मुस्लिम अनलेस आई फॉलो ऑल दीज रूल्स, ऑल दीज लॉज। क्योंकि ये मेरे मुल्क के चुने हुए लोगों ने, जिन पे अवाम का एतबार है, उन्होंने बनाया, उस पार्लियामेंट में बनाया, उस असेंबली ने बनाया है। एज मुस्लिम ये मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा तो दैट मीन्स कि मैं अपने दीन से कहीं ना कहीं अलग हट रहा हूँ। तो दीन जो है एक गैमेट है, एक एवोल्यूशन है, ये एक नरेशन है जिसका एक कल्मिनेशन है। हम इधर से उधर से एक इसी इंटरव्यू से आप एक सेंटेंस निकाल के कोट कर दीजिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई चीज़ कोट नहीं होती। ये थे कैसर साहब जो बात कर रहे थे। खालिद कैसर साहब इस्लाम को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, द होली कुरान को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो डिफोकस ना हो, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखे और आगे वो प्रोग्रेस करते रहे। एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में द होली कुरान हो। आप कहीं जाइएगा नहीं, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो हमको दीन में सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई है? तलकीन। आपको क्या लगता है इसे पॉलिटिसाइज किया?
दीन में सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई है? तलकीन। आपको क्या लगता है इसे पॉलिटिसाइज किया कैसर साहब? इस पैंडमिक के दौरान में ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 2 इयर्स हम कहेंगे, लोग बहुत आइसोलेटेड हो गए, बहुत परेशानियां हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं। बहुत स्ट्रेस में आए जो बुज़ुर्ग लोग थे या जो यूथ है, जो युवा है, बहुत सुसाइड्स हुए, काफ़ी सारे सुसाइड्स हुए। आपको क्या लगता है कि उसके बाद हाउ कैन वी यूटिलाइज रिलीजन या बीइंग इन लव विद गॉड? क्या अब सूफीज़म कह लें, स्पिरिचुअलिज्म की हम बात कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान अगर स्पिरिचुअल है तो मेरे ख्याल से वो एसेट है इस दुनिया के लिए। देखिए, हर जुमे के खुतबे में हम ये आयत सुनते हैं, वल अम्र बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व नही अनिल फ़हशा वल मुनकर वल बग़य। हम कभी इस पर सोचते नहीं कि ये आयत क्यों बार बार पढ़ी जाती है। ये बुनियादी डिक्टम है हमारे लाइफ का कि हमको सोशल समाज में जो एक्सेप्टेड यूनिवर्सल गुड थिंग्स हैं उसकी तरफ लोगों को बुलाना है। हमें रवैया कैसे रखना है कि जो किसी का कोई ड्यू है सिर्फ उतना ही नहीं वापस करना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना है, एहसान। और हमको अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना है। ये आसपास के लोग, अजीज़, रिश्तेदार, इसमें सिर्फ मज़हब के लोग नहीं आते। मेरा पड़ोसी किसी मज़हब का हो, किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, वो मेरा पड़ोसी है, उसके हकूक़ मुझ पे और मेरे उस पे हैं। तो मैं उसके साथ एहसान का रवैया अगर रखूँगा तो मैं अच्छा इंसान खुद ब खुद बन जाऊँगा। मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं उसको नुकसान पहुँचाऊँ? मैं बम मार दूँ उस पर, मैं उस पर गोली चला दूँ, मैं उसके प्रॉपर्टी गसब कर लूँ, मैं उसको लात मार के निकाल दूँ, उसके घर को जला दूँ, उसके बच्चों को नुकसान पहुँचा दूँ? मैं सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे एहसान का रवैया रखने के लिए तलकीन की गई है। तो वल अम्र बिल अदल, मुझे जस्टिस भी करना है। जस्टिस क्या है? जस्टिस ये है कि कुरान ने 2 जगह पे जस्टिस की बात की है, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, एक कैपेसिटी में एज ए कम्युनिटी और एज ए स्टेट। इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या किया गया कि तुम्हारे अजीज़ रिश्तेदार भी अगर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे खिलाफ हों और अदल का ये तकाजा हो कि तुम उसके खिलाफ गवाही दो, तो तुमको गवाही देनी है, तुमको इंसाफ के साथ खड़ा होना है। और मायदा में बात करता है ये एज ए कम्युनिटी कि किसी कौम की दुश्मनी भी तुमको इस बात पर नहीं उभारे कि तुम इंसाफ से हट जाओ। तब मुझे बताइए कि जस्टिस तो बेसिक फाउंटेन हेड है। अगर सोसाइटी जस्टिस पे आ गई तो क्या यहाँ पे ये इश्यूज़ होंगे, ये प्रॉब्लम्स होंगी, टेररिज्म होगी? मैं कैसे किसी आदमी को मार सकता हूँ? मेरे पास क्या राइट है? राइट है एज ए इंडिविजुअल, एज ए टेररिस्ट, मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर रही है तो क्या उसके पास कोई राइट है, कोई खुदाई फरमान है किसी स्टेट ने दिया हुआ है उसको? और किसी स्टेट को क्या राइट है कि वो दूसरे के सिटीजन को मार दे जाकर? ये तो बिल्कुल कुरान के खिलाफ बात हम करेंगे। अभी ओआईसी ने ये कहा था कि एक इस्लामोफोबिया है वो हिजाब के मैटर को लेकर के, और बड़ा मसला हुआ। इंडिया वाज बीइंग टारगेटेड एज अ कंट्री जहाँ पे मुसलमानों को कुछ करने की आज़ादी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे उसमें? भाई, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं भी आपके स्टूडियो में आया, मैंने मगरिबी नमाज़ पढ़ी है यहाँ पे, तो मुझे तो यहाँ किसी ने रोका नहीं भी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई फैक्ट नहीं है कि यहाँ पे मजहबी आज़ादी नहीं है या लोगों को रोका जा रहा है। इश्यूज़ कल्चर के होते हैं। ना हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, ना हिजाब से रोकना इस्लाम का हिस्सा है। कुरान में जहाँ यह बात जिक्र में आया, जहाँ बहस हुई है, उस सूरत को पढ़ना चाहिए जा कर के। मदीने में जब मुस्लिम स्टेट फॉर्म हो गया, मदीने में बहुत सारे अपोजिंग पार्टीज़ थे और ख़ुद मुस्लिम के अंदर बहुत सारे हिपोक्रेट थे, तो ये औरतों को तंग करते थे। और उस वक्त तो क्या है कि कॉल ऑफ नेचर का कोई और तरीक़ा ही नहीं था, सब बाहर जाते थे। तो जब औरतें बाहर जाती थी तो इसके पीछे पीछे ये औबाश किस्म के लोग जाते थे और जाके उनको तंग करते थे। आप समझ लीजिए कि एकदम प्राइवेट मोमेंट में कोई आदमी अगर अचानक से आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी और वुमेन की क्या हालत होगी। तो जब ये मामला हो गया और जब ये लोग आइडेंटिफाई होते थे, उनसे पूछा जाता था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा कि वो क्या करते थे कि हम तो समझे कि हमारी लौंडी है इसलिए हम गए थे। तो जब ऐसी सूरत हो जाए कि जब आपकी पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी धोखे में आ जाए, तो कहा गया है कि घर में जो अवेलेबल कोई एक चादर है उसमें से एक चादर अपने ऊपर रख लो ताकि तुम आइडेंटिफाई हो सको। ये उस सूरत में है कि जब इस ढंग से डेस्परेशन आ जाए कि आप जाओ और आप ऑलमोस्ट श्योर हो कि कोई ना कोई आपको फॉलो कर रहा है, आप कॉल ऑफ नेचर के लिए जा रहे हो और वो आदमी आके खड़ा हो रहा है और आपको तंग कर रहा है, तो उस सूरत में जिलबाब जिसको हम कहते हैं, एक चादर, अवेलेबल चादर, कोई ख़रीदना नहीं मार्केट से जाकर के,
वो ओढ़ दो अपने ऊपर। ये जिलबाब का हुक्म है। ये जिलबाब का हुक्म जो है वो एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप एक्सेप्शनल सिचुएशन में तो आप जिलबाब यूज़ कीजिए, और आपको लगता है कि आप नॉर्मल सिचुएशन में है तो नॉर्मल सिचुएशन में सूर्य नूर को पढ़ना चाहिए, जिसमें कि मर्द और औरतों के मिलने जुलने के तरीक़े बताए गए हैं और उसके आदाब बताए गए हैं। उसमें दो ही चीज़ बताई गई है जो दोनों के लिए कॉमन है। वो ये है कि जब आप मिलो तो आपकी नज़रें घूरने वाली नहीं होनी चाहिए, खा जाने वाली नहीं होनी चाहिए, एक। और दूसरी बात कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो कौन सा सेन सोसाइटी, कौन सा मोरलिस्ट सोसाइटी, कौन सा एशियन सोसाइटी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। तीसरी बात औरतों को कही गई है कि जब तुमने बनाव श्रृंगार किया हो, अमूमन शादी वगैरह जैसे होता है, तो उस वक्त में जो अपनी ब्यूटी है उसको छुपाओ। ये तीसरा एक्सेप्शनल है। तो घरों के अंदर या घरों के बाहर मुलाकात के, मिलने जुलने के तरीक़े बता दिए गए हैं। इन तरीक़ों को फॉलो करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दुश्वारी है। अभी ये देखा गया है कि ये जो हिजाब का मसला हुआ है, इट इज़ नाउ सब जुडिस मैटर है, कोर्ट में चल रहा है। आपको क्या लगता है, इसे पॉलिटिसाइज किया गया है या सिर्फ फ्लेयर अप हो गया अपने आप ही? देखिए, वो तो मुझे लगता है कि जिगर ने बहुत पहले वो बात कही थी ना कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मेरा तो पैगाम मोहब्बत है, और मैं सबको इस बात की दावत दूंगा वो गौर व फिक्र करें, कुरान को पढ़ें, कुरान के उस जिस जगह पे ये हुक्म आई है उसके 10-20 आयत पीछे पढ़ लें और 10-20 आयत आगे पढ़ लें, अपने आप क्लियर हो जाएगा। कुरान एक आयत की चीज़ नहीं कि हमने उठाया और हर जगह पे लागू कर दिया। आउट ऑफ कंटेक्स्ट जब किसी चीज़ को आप कीजिएगा तो वो अपना पर्पस खो देगा। जिलबाब का मैंने हुक्म आपको बताया कि जिलबाब का हुक्म कहाँ पे आया है। जिलबाब का हुक्म ये कि जब आपकी सेफ्टी एकदम थ्रेट हो जाए, अगर आपको लगता है आपकी स्कूल में सेफ्टी एकदम थ्रेट में है और आपको कोई भी वहाँ कुछ कर देगा, तो फिर आप एक कॉल ले लीजिए। लेकिन मुझे हिंदुस्तान में तो ऐसी सूरत नज़र नहीं है। केसर साहब, आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि योर रूट्स लाई इन द विलेज, और वहाँ से मुंबई तक का सफ़र और जिस डायनामिज्म से आप काम कर रहे हैं ये मोटिवेट करता है लोगों को। 3 टिप्स क्या देंगे आप ताकि लोग उस चीज़ को फॉलो करें और वहाँ तक पहुँचे? पहला तो टिप है कि ड्रीम बिग। सपना देखो, सपना देखना चाहिए। मैं अगर अपने गांव के उसी जगह पे रहता और जो आसपास में चल रहा था तो मेरा बड़ा से बड़ा सपना क्या होता, मैं मेडिकल इंजीनियरिंग की लाइन पकड़ लूँ या कहीं प्रोफेसर वगैरह बन जाऊँ। ये सब भी बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं, लेकिन मेरा सपना वो नहीं था। मेरा सपना एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का था। मैं सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, कुछ दे सकूँ, इनजस्टिस को कम कर सकूँ, लोगों की मदद कर सकूँ। तो जो कन्विक्शन आपका है उसके हिसाब से आप बड़े से बड़ा सपना देखिए। दूसरा कि हम में से हर वो शख्स जो इस जगह पहुंच चुका है वो कोई एक्सेप्शनल नहीं है, उसके 10-20 हाथ पैर 5-10 सर नहीं होते, वो नॉर्मल इंसान होता है। तो वहाँ तक जाने के लिए जो मेहनत लगती है उसकी तैयारी आप करते रहें, वो आप ज़रूर करें, उसके सिवा आपका सपना जो है कभी साकार नहीं होगा। और तीसरा, इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, खुद अपने बारे में अपनी आँखें बंद करें और सोचिए कि क्या मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो रास्ता मुझे मेरी मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है कि कहीं और जा रहा है। अगर कहीं और जा रहा है तो वहाँ छोड़ो, मंजिल वाले रास्ते पे आ जाओ। तो ये एहतसाब जिसको हम कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, अगर ये हम 3 चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेते आएँ तो बहुत हद तक हम कामयाबी के रास्ते पे अपने आप चले जाएंगे। और कभी भी कुछ हो जाए हारना नहीं है, अपने ऊपर जो विश्वास है ना उसको खोना नहीं है। उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अरे तुमसे होगा, शक्ल देखिए अपनी, तुम क्या हो, तुम्हारे ख़ानदान 10 पीढ़ी में किसी ने ऐसा किया है? भाई साहब मेरे 50 पीढ़ी में कोई IPS नहीं हुआ था, लेकिन मैं हो गया ना। तो ऐसा है कि सपना देखना ज़रूरी है। और दूसरा कि अपने ऊपर ये एतबार होना। मुझे पहली नौकरी जो मिली थी वो स्कूल टीचर की थी प्राइमरी में, मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। मुझे समझाने के लिए 10-25 लोग आए होंगे, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ज्वाइन करो। मैं हर नौकरी को अच्छा समझता हूँ, वो अगर आपके अपने टेम्परामेंट के हिसाब से हो। मैं अगर वहाँ चला जाता तो आज मैं यहाँ नहीं होता आपके सामने। तो मुझे वो रिस्क लेना भी था, क्योंकि मेरी मंजिल वो नहीं थी। तो वो रिस्क लेना भी ज़रूरी है और अपने ऊपर ये भरोसा रखना कि मैं अगर लगा रहा तो मैं इंशाल्लाह एक दिन वहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगा जहाँ मेरे से पहले सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग जा चुके हैं। वी आर नो डिफरेंट। हम उन बच्चों से कोई अलग नहीं है जो आज 4वीं 5वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, हम उन्हीं के जैसे थे। मैं 25 साल पीछे जब पलट के देखता हूँ तो मैं अपने आप को पहचान नहीं पाता। एक जीन्स, एक
पुरानी सी शर्ट या एक टी शर्ट पहने हुआ मैं भी घूमता था चप्पल पहन करके। तो ये नहीं है, ये बदलाव तो आपकी नौकरी ने, आपका एक्सपोजर ने, आपके कल्चर ने और बहुत सारी चीज़ों ने आपके अंदर पैदा की है। इट वॉज वंडरफुल। तो अल्टीमेटली ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, डोंट लूज हार्ट, और एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको रिस्क लेने का भी आपके अंदर में वो कैपेसिटी होना चाहिए, एंड स्काई इज द लिमिट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कैसे साहब, आपने बस कमाल ही कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो है वायरल होने वाला है, और मैं चाहूँगा कि आप भी इसे ट्वीट करें क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे जी सलाम। तो हमको दीन में सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई है? तलकीन। आपको क्या लगता है इसे पॉलिटिसाइज किया?